औद्योगिक क्रांति पर हम लोग बात कर रहे हैं। पुनर्जागरण हम लोगों ने देख लिया है, धर्म सुधार भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति पर यदि हम बात करें तो आप देखो कि एक तो औद्योगिक क्रांति है क्या, ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या है, और एक औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, ये हम लोग देखते हैं। और एक हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, इसमें बंद कर लो उसको। इसमें आप देखो कि जो औद्योगिक क्रांति वाला जो टॉपिक है, इसमें आपका जो सवाल है, आपका सवाल एक तो ये बनेगा औद्योगिक क्रांति के दौरान जो आविष्कार जो हुए हैं, ये सवाल ज्यादा बनता है। ठीक है, जैसे पूछ लेंगे ड्रिल मशीन का जो है आविष्कार किसने किया, है ना, व्हिटने के द्वारा किसका आविष्कार किया गया। पुराने पेपर देखोगे तो इसी प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, और एक औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, ये दो चीजें आप लोगों को देखनी है, यहां से आप लोगों के जो सवाल बनते हैं ना। तो औद्योगिक क्रांति की यदि हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति है क्या, है ना। तो औद्योगिक क्रांति है क्या, इसमें यदि हम लोग देखें तो औद्योगिक क्रांति कहा जाता है कि जब हस्तशिल्प उद्योगों का, जब हस्तशिल्प उद्योगों का मशीनीकरण हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों का जब मशीनीकरण हो गया, ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि जब इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, एक हम लोग देखते हैं तकनीक का विकास, तकनीक का विकास। जब इस प्रकार की चीजें हम लोग देखते हैं तब इसे आपके कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जब हस्तशिल्प, मतलब कि हाथ से जो कार्य हो रहा था, हस्तशिल्प उद्योगों का अब क्या हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है। मतलब कि जो कार्य हाथ से किए जा रहे थे उनके स्थान पर मशीन आ गई है। ठीक है, जैसे ड्रिल मशीन आई तो पहले जो बुआई का जो कार्य है, बुआई का कार्य जैसे बीज ले लिया और बीज यूं फेंक करके बुआई का कार्य करते थे, अब उसके स्थान पर क्या आ गया, ड्रिल मशीन आ गई है, मशीन से बुआई की जा रही है। ठीक है, पहले जो कटाई है, कटाई आप देखो कि दरांती वगैरह से कटाई की जाती थी, अब कटाई के लिए मशीन आ गई है। पहले जो अनाज है, अनाज निकाला जाता था, अब अनाज निकालने के लिए मशीन आ गई है ना। तो हस्तशिल्प का स्थान किसने ले लिया है, मशीन ने ले लिया है। जब हस्तशिल्प का स्थान मशीन ले ले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसमें इंजीनियरिंग जो उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ। परिवहन के साधनों के विकास होने का मतलब है सड़कें बनी, नहरें बनी, वायुयान, वायु मार्ग का विकास हो रहा है ना। तो परिवहन के साधनों का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, है ना, कि जो तकनीक है, तकनीक बहुत एडवांस आ गई। कभी पहले मशीनों में भी और ज्यादा जो तकनीक है, और ज्यादा तकनीक आ गई, है ना। पहले हम लोग देखते हैं कि जो सूत काटने का जो कार्य है, सूत काटने का कार्य जो बहुत धीमा हुआ करता था, है ना, वो कार्य बहुत एडवांस हो गया है। अब जल वाष्प से चलने वाली मशीनें आ चुकी है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं तकनीक का विकास हो रहा है, इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ, है ना, लौह उद्योग का विकास हुआ, लौह उद्योग का विकास। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति के लिए जो शब्द है वो गढ़ा गया है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, वैसे यदि हम बात करें क्रांति का मतलब क्या रहता है, क्रांति का मतलब रहता है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन क्रांति का मतलब रहता है। और जब भी दिमाग में क्रांति आती है तो क्रांति में हम लोगों ने देखा है कि रक्तपात हुआ है। चाहे आप भारत में 1857 की क्रांति ले लो, चाहे आप फ्रांसीसी क्रांति ले लो, चाहे आप रशियन रिवॉल्यूशन ले लो, चाहे आप अमेरिकन क्रांति की बात कर लो, तो जहां भी क्रांति हुई है हम लोग देखते हैं रक्तपात हुआ है। लेकिन ये एक क्रांति भी है, लेकिन इसमें क्या रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बिना रक्तपात के
ये क्रांति है। बिना रक्तपात शांति से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्रांति हुई है। दूसरा, ये जो क्रांति है, ये क्रांति सहसा नहीं है, बल्कि क्या है, ये क्रांति सतत है। सहसा नहीं है मतलब कि अचानक नहीं हो गया है। ऐसा नहीं है कि 18वीं शताब्दी में अचानक ही औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है। उसका विकास हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे हो रहा था, और आज भी हम लोग देख रहे हैं। आज भी क्या रहा है, आज औद्योगिक क्रांति 4.0 है। आज भी औद्योगिक क्रांति जो है, इसकी जो प्रोसेस है आज भी चल रही है। जैसे नए उद्योग आ रहे हैं, रोबोटिक्स आ रही है, एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, ये सारा का सारा क्या है, औद्योगिक क्रांति का तो पार्ट है। तो औद्योगिक क्रांति जो सहसा नहीं है, वो क्या है, सतत चलने वाली एक क्या रही है, सतत चलने वाली एक जो प्रोसेस है, सतत चलने वाली एक प्रोसेस रही है। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति की जो प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। समझने बात को। पहले आप देखो कि जब कार्य मैनुअल हुआ करता था, रजिस्टरों में लिखा जाता था, उसके स्थान पर जो कंप्यूटर आया, तब सोचा गल ये तो बहुत ही विकास हो गया, अब आगे क्या होगा, है ना। अब आप देखो कि एआई का मामला है। अब एआई से हम लोग देख रहे हैं कि चीजें कितनी रोचक हो गई है, कितनी वास्तविक हो गई है ना। एक आदमी बोलता हुआ दिख रहा है और वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं, भाई वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं। अब आप देखो, हो सकता है कि आगे चल करके चीजें और बदल जाए। ठीक है, कोई कहीं जाकर के इनविटेशन देकर आएगा और कहा जाएगा कि मैं तो आया ही नहीं था। ठीक है, इतना विकास भी होगा। चलो, तो आप देखो कि क्या रहा है कि ये औद्योगिक क्रांति की हम लोग देख रहे हैं कि बात हुई है। और औद्योगिक क्रांति को यदि अपन देखें तो औद्योगिक क्रांति घटना है 18वीं सदी की। 18वीं सदी की हम लोग देख रहे हैं कि ये आपके घटना रही है। और औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड जो है, वो आप देखो कि बताया जा रहा है 1760-70 से 1830-40, ये टाइम पीरियड बताया गया है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड बताया गया है टोयनबी के द्वारा। टोयनबी इस टाइम को औद्योगिक क्रांति का कालक्रम मान रहा है, कालखंड मान रहा है ना। और जबकि सामान्यतः जब हम लोग बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति किस सदी की घटना है, 18वीं सदी की हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति एक घटना रही है ना। तो औद्योगिक क्रांति है क्या, ये चीज हम लोग समझे। अब हम देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इस शब्द की यदि हम बात करें, है ना, तो औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, ये हम लोग देखते हैं कि काम में लिया गया है सबसे पहले एक फ्रांसीसी नेता हुआ करते थे, फ्रांस के हैं ये, ब्लांकी। फ्रांस के ब्लांकी के द्वारा ये जो शब्द है, ये शब्द काम में लिया गया 1837 में। 1837 में हम लोग देख रहे हैं ये जो शब्द है काम में लिया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्लांकी के द्वारा। ये जो शब्द है, ये शब्द उनके द्वारा सबसे पहले काम में लिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है, इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है अर्नोल्ड टाइनबी को। अर्नोल्ड टाइनबी इंग्लैंड का था, और इसने ये जो शब्द है, इस शब्द को टोयनबी के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शब्द है, ये शब्द लोकप्रिय बनाया गया। और टोयनबी की पुस्तक रही है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। ये इनकी पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई है 1884 में। 1884 में ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई है इनके मरणोपरांत, मतलब इनकी मृत्यु के बाद हम लोग देख रहे हैं ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक है, और ये जो शब्द है इसको लोकप्रिय भी इन्होंने बनाया। और 1880-81 के अंदर, 1880-81 में इन्होंने ही इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की है। और इन्होंने इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की जब इनका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इनका संबोधन था, इनका लेक्चरर था, है ना। उसमें इन्होंने ये जो शब्द है, इस शब्द को विस्तृत रूप से समझाया गया, किसके द्वारा? अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा। अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा इस शब्द की विस्तृत व्याख्या की गई है कि अभी औद्योगिक क्रांति है क्या। और इन्होंने इसका जो कालक्रम जो है, कालक्रम बताया है इन्होंने, अभी हमने लिखा भी है। इसका जो कालक्रम है ये इनके द्वारा बताया गया है 1760-70 से 1830-40। 1760-70 से 1830-40 ये जो कालक्रम है, ये कालक्रम हम लोग देख रहे हैं कि बताया गया है किसके द्वारा? टोयनबी के द्वारा ये जो कालक्रम है ये बताया गया है। ठीक है। फिर जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति की हम लोग देख रहे हैं कि दो अवस्थाएं हैं। औद्योगिक क्रांति की मुख्य रूप से जो अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से इसकी अवस्थाएं दो मानी गई है, जिसमें एक है 1750 से 1850 और एक अवस्था है 1850 के बाद। 1850 के बाद, और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं जिसका जो नेतृत्व है, इसका नेतृत्व किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये जो नेतृत्व है वो किया गया है किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। ठीक है। अब आप देखो कि इसकी दो जो अवस्थाएं हैं, ये दो इसकी अवस्थाएं रही। एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड पहला जो फेज है, पहले फेज की इंग्लैंड इसका नेतृत्व कर रहा है ना। और एक आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि दूसरा देश कौन सा था जिसमें औद्योगिक क्रांति हुई, है ना, इंग्लैंड के बाद? तो दूसरा देश इंग्लैंड के बाद जहां औद्योगिक क्रांति हुई वो कौन सा है? बेल्जियम। बेल्जियम हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा देश है जहां इंग्लैंड के बाद में औद्योगिक क्रांति यहां हुई है। ठीक है। और यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देशों में यदि अपन देखें तो यूरोपीय देशों में जो बड़े देश हैं उनमें औद्योगिक क्रांति सबसे लास्ट में कहाँ हुई है? वो यदि अपन देखें सबसे अंत में, सबसे अंत में बड़े यूरोपीय देशों में, बड़े यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई है? सबसे अंत में रूस के अंदर। रसिया जो है, रसिया में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में औद्योगिक क्रांति यूरोप के बड़े देशों में हुई है। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो थॉट चलता था वो कौन सा था? समाजवाद का थॉट था। वहां समाजवाद का वहां क्या रहा है? समाजवाद का वहां थॉट रहा है। और बाद में हम लोग देखेंगे कि वहां NEP आएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे वहां जो औद्योगिक क्रांति की तरफ उनकी जो गति है, ज्यादा तेज गति से हम लोग देखेंगे वहां विकास रहेगा। ठीक है। दूसरा एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की यदि अपन बात करें, है ना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यदि देखी जाए तो शुरुआत इसकी कहां से हो रही है? जैसे हम लोगों ने देखा पुनर्जागरण की, जब हम लोगों ने बात की तो पुनर्जागरण की शुरुआत हमने कहां से देखी? इटली से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हमने कहां से देखी? जर्मनी से हम लोगों ने देखा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों, यहां हम लोग बात करते हैं, है ना। तो यहां यदि अपन देखें कि इंग्लैंड में ही इसकी जो शुरुआत है, इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत क्यों हुई, जबकि फ्रांस की जो स्थितियां हैं वो इंग्लैंड से ज्यादा अच्छी थी। वहां धन भी है, पॉपुलेशन भी है, वहां प्राकृतिक संसाधन भी रहे, है ना। इसके बावजूद जो क्रांति है, क्रांति फ्रांस में नहीं होकर के क्रांति कहां हुई है? इंग्लैंड में हुई है। जबकि ज्यादा फेवरेबल जो कंडीशन है, ज्यादा अच्छी जो स्थिति है वो किसकी है? फ्रांस की है। फ्रांस के पास में एक पॉपुलेशन है, फ्रांस के पास में संसाधन है, फ्रांस के पास में धन है। इसके बावजूद क्रांति शुरू हो रही है कहां से? इंग्लैंड से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस टाइम पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई उस समय फ्रांस में क्या रहा है? उस समय फ्रांस की क्रांति हो जाती है 1789 के अंदर। 1789 में हम लोग देख रहे हैं फ्रांस की क्रांति हो जाती है। और जो फ्रांस की क्रांति रही, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन रहा, उसके कारण क्या हुआ कि उसके कारण फ्रांस के अंदर एक अव्यवस्था आ गई। क्रांति जहां भी रहेगी, एक व्यवस्था हट करके जब नई व्यवस्था आती है तो अव्यवस्थाएं
सामान्यतः देखी जाती है, ये एक स्वभावगत घटना है। और इसके कारण क्या रहा है, इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रांस की क्रांति के कारण औद्योगिक दृष्टि से 40 वर्ष पिछड़ गया। समझ रहे बात को। और संसाधनों की बात करें तो संसाधन तो, यदि कोयले और लोहे की बात करें तो कोयले और लोहे के भंडार आप लोग कहां देखते हो, रूस में भी खूब है। कोयले और लोहे के भंडार आपको रूस में भी खूब मिलते हैं। इसके बावजूद जो क्रांति है, इसके बावजूद क्रांति रूस में शुरू नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि केवल प्राकृतिक संसाधनों की बात नहीं है, वहां की राजनीतिक स्थिति भी आपकी फेवरेबल होनी चाहिए, है ना। तो इंग्लैंड की जब हम बात करें तो आप देखोगे इंग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं कि जो एक संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली स्थापित हो चुकी है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति बहुत शांत है। और इंग्लैंड की स्थिति राजनीतिक रूप से शांत होने के कारण क्या रहा है, शांत होने के कारण आप लोग देखो कि रॉयल सोसाइटी जैसी संस्थाएं स्थापित हुई वहां। और रॉयल सोसाइटी जो संस्था आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने जो पढ़ी, मैंने पुनर्जागरण के टाइम पर आपको लिखवाया था, उसमें आप लोग क्या देखते थे कि ये एक अनौपचारिक बैठकें हैं, अनौपचारिक बैठकें रही, जिसमें उस देश के इंजीनियर, गणितज्ञ, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये जो लोग थे, ये लोग बैठ करके विमर्श कर रहे हैं। और देश के सामने कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का तकनीकी रूप से किस प्रकार से उस समस्या का हल किया जा सके, उस चीज को उस देश के लोग सोच रहे हैं। और बाद में हमने देखा कि रॉयल सोसाइटी को राजा के द्वारा नियमित कर दिया गया था। तो एक तो रॉयल सोसाइटी जैसा जो थॉट है, आप देखो कि बाकी देशों में नहीं है इस प्रकार का। क्योंकि वहां जो नागरिक है, फ्रांस का नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जबकि यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि नागरिक अधिकार प्राप्त है, नागरिक के पास में अधिकार है। अभी राजनीतिक रूप से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से यहां कोई संकट नहीं है अभी, है ना। तो एक तो शुरुआत इंग्लैंड से हुई, इसमें हम लोग देखते हैं कि इनकी राजनीतिक स्थिति को यदि अपन देखें तो यहां संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल क्या है, शांत व स्थिर है, शांत व स्थिर है। और नागरिक अधिकार प्राप्त है, नागरिकों को हम लोग देख रहे हैं कि अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसलिए राजनीतिक स्थिति उस समय किसी भी देश के मुकाबले, यूरोप के किसी भी देश को यदि अपन देखें तो फ्रांस के इंग्लैंड के जैसी राजनीतिक स्थिति किसी की भी नहीं थी। भाई जो बड़ा देश जो हमेशा अगेंस्ट में रहा है इंग्लैंड के, वो कौन? फ्रांस। और फ्रांस आप देखो कि वहां क्या हो रहा है, वहां तो भी कौन है, वहां तो भी राजतंत्र है, क्रांति हो रही है वहां तो। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड की बाकी देशों के मुकाबले अच्छी थी, एक बात। दूसरी बात क्या रही है, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कृषि क्रांति। कृषि क्रांति भी सबसे पहले कहां हो जाती है, कृषि क्रांति भी सबसे पहले इंग्लैंड में हो जाती है। और जो कृषि क्रांति थी, कृषि क्रांति ने एक बेस प्रदान किया औद्योगिक क्रांति को। क्योंकि यदि आप औद्योगिक क्रांति करना चाहते हो तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, कच्चे माल की आपको आवश्यकता होगी, आपको श्रमिकों की आवश्यकता होगी, आपको धन की आवश्यकता होगी। तो कृषि क्रांति के कारण क्या रहा है, कृषि क्रांति के कारण हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में जो कृषि का जो उत्पादन है, कृषि का उत्पादन बढ़ा हुआ है। कृषि का उत्पादन यदि बढ़ा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा आसानी से। अब उत्पादनों के अंदर मशीनों का प्रयोग किया गया है, मशीनों का प्रयोग करने के कारण जो खेती में जो 4 भाई काम किया करते थे, अब मशीन से काम होने लग गया है, तो 3 भाई क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। तो अब इनको यहाँ क्या हो गया, कृषि क्रांति के कारण इनको कच्चा माल मिला, इनको श्रमिक सस्ते मिले, श्रमिक सस्ते मिले, कच्चा माल मिला। और जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने कृषि क्रांति के कारण धन प्राप्त किया। और वो जो धन था, उस धन को वो क्या करेंगे, यदि किसी के पास धन आ गया तो उसको इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब उस धन को इन्होंने औद्योगिक विकास के अंदर इन्वेस्ट किया, उसको इन्होंने निवेश किया। समझ रहे बात को। तो आप देखो कि कृषि क्रांति भी सर्वप्रथम कहां हुई है, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम कृषि क्रांति इंग्लैंड में। और कृषि क्रांति के कारण
हम लोग देख रहे हैं कि इनको सस्ते श्रमिक मिले और औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास हेतु बड़े जमींदारों ने बड़े जमींदारों ने निवेश बड़े जमींदारों ने निवेश किया। समझ रहे हैं बात को। अब आप देखो कि इसके अलावा यदि अपन और चीजें देखें तो और चीजें क्या रही है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इंग्लैंड एक कैसा देश है। इंग्लैंड एक इस प्रकार का देश है जिसके चारों तरफ ही पानी है। एक द्वीपीय देश है, एक जैसे एक द्वीप होता है, जैसे हमारे अंडमान निकोबार जैसे द्वीप है, इस प्रकार का एक देश है इंग्लैंड। ठीक है। और भौगोलिक स्थिति के कारण हम लोग देख रहे हैं कि ये जो देश है, ये देश एक द्वीप के समान है। अब द्वीप के समान जो देश होगा, जिसके चारों तरफ पानी होगा, वहां बंदरगाह होंगे कि नहीं होंगे। वहां उन्नत किस्म के बंदरगाह होंगे, और उन्नत किस्म के बंदरगाह होंगे तो वहां की नौसेना भी कैसी होगी, वहां की नौसेना भी उन्नत होगी। और आप देखो कि जब हम लोग इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के जैसी नौसेना किसी की नहीं थी समकालीन यूरोप के अंदर। और समकालीन यूरोप के अंदर इंग्लैंड के जैसी नौसेना नहीं होने के कारण ही नेपोलियन जैसा योद्धा भी इस बात को कह देता है कि मैं कभी भी इंग्लैंड के साथ में जल युद्ध नहीं करूंगा। और जल युद्ध न करने का कारण क्या था, महाद्वीपीय प्रणाली। और वो महाद्वीपीय प्रणाली ही आगे चल करके कारण बन जाती है नेपोलियन के पतन का। ठीक है। तो यहाँ क्या रहे हैं, बंदरगाह। ठीक है। और बंदरगाह और बंदरगाहों की स्थिति, बंदरगाहों की स्थिति वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर, व्यापारिक मार्गों पर। ठीक है। और चारों तरफ पानी होने के कारण आप देखोगे एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है ये। भाई जैसे जब हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्र की, जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो पाटलिपुत्र ने देश का नेतृत्व क्यों किया। भाई मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, और मगध के नेतृत्व में हम लोग देखते हैं कि क्या रहा है कि इस देश का एक प्रकार से एकीकरण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय। हम लोग देखते हैं क्यों, क्योंकि राजधानी बहुत सुरक्षित है। पाटलिपुत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो एक तरफ गंगा नदी है, एक तरफ उसके सोन नदी है, यहाँ तो चारों तरफ ही पानी है, चारों तरफ पानी है। और यूरोप की जो समस्याएं हैं, यूरोप से भौगोलिक रूप से कटे हुए हैं, इस कारण यूरोप की जो अशांति है, यूरोप की अशांति इनको प्रभावित नहीं कर रही थी। आक्रमण का हम लोग देख रहे हैं, इनको भय नहीं है। ठीक है। तो एक प्राकृतिक रूप से ये क्या रहा है, प्राकृतिक रूप से ये देश सुरक्षित रहा है। और द्वीप के समान ये देश होने के कारण हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या बनी है, सुदृढ़ नौसेना। और ये जो सुदृढ़ नौसेना है, इस सुदृढ़ नौसेना ने उपनिवेश बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समझ रहे बात को। फिर देखो, और इसमें देखें हम लोग तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में हम लोग देखते हैं लोहा, लोहे व कोयले की खदानों का पास पास होना, पास पास होना। देखो ये भी एक इनको नेचर से मिला कि लोहे की और कोयले की खदानें बिल्कुल क्या है, पास पास है। अब औद्योगिक क्रांति के लिए लोहा भी जरूरी है और कोयला भी जरूरी है। अब ये जो चीजें हैं, दोनों चीजें पास पास है, जहां लोहा है और जहां कोयला है, तो दोनों को आपको एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ेगा, क्योंकि एक को गलाना है और एक गलाने वाला है। तो अब ये दोनों चीजें पास पास है, तो अब आपको जो ट्रांसपोर्ट करना जो है, ट्रांसपोर्ट करने का जो समय है, ट्रांसपोर्ट करने की जो लागत है, वो आपकी बच गई, है ना। एक हम लोग देख रहे हैं कि ये कारण रहा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्या रहा है, भारत की लूट, प्लासी का युद्ध।
1757, 1757। और आप देखो कि यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जब बात करें तो औद्योगिक क्रांति यहाँ कब हुई है? 18वीं सदी में। और भारत को लूटा भी कब गया? 18वीं सदी में। ठीक है, तो भारत की जो लूट है, भारत की लूट ने भी संसाधन उपलब्ध करवाए हैं किसको? इंग्लैंड को। एक बड़े बड़ी मात्रा में हम लोग देख रहे हैं जो धन है, धन भारत की तरफ से गया कहाँ? इंग्लैंड गया। और भारत की जो लूट है, इसने पूंजी उपलब्ध करवाई, पूंजी उपलब्ध करवाई। और इसके लिए भारत की जो लूट है, भारत की लूट के लिए रजनी पामदत्त, रजनी पामदत्त किसमें लिखते हैं? इंडियन टुडे, है ना, इंडियन टुडे में रजनी पामदत्त लिखते हैं कि यदि इन लोगों ने जो भारत की लूट यदि इन्होंने नहीं की होती, है ना, प्लासी का युद्ध न हुआ होता, है ना, प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय धन, भारतीय धन इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की तरफ उन्मुख न हुआ होता। ठीक है, ये लिखते हैं कि यदि प्लासी के युद्ध के बाद में यदि भारतीय धन इंग्लैंड की तरफ यदि न उन्मुख हुआ होता तो क्या हो जाता? न हुआ होता तो ये कहते हैं कि जो इंग्लैंड के आविष्कार हैं, है ना, इंग्लैंड के आविष्कार व आविष्कारक, इंग्लैंड के आविष्कार व आविष्कारक समुद्र में फेंके जाते हैं। समुद्र में फेंके जाते, है ना, इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात कह रहे हैं ये। और अ, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, लंकाशायर आदि की मिलें नष्ट हो जाती, मिलें नष्ट हो जाती। बिल्कुल इनकी बात सही है कि बड़े पैमाने पर धन गया यहाँ से, है ना, तो तभी क्या हुआ है, तभी इनके आविष्कार सफल हो पाए। नहीं तो इनके आविष्कार आप करोगे किसके लिए? आपके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो इन्होंने लिखा कि यदि ऐसा नहीं होता तो इनके आविष्कार और इनके आविष्कार दोनों को समुद्र में फेंका जाता। ठीक है, और इनके ये जो मिलें हैं बड़ी इनकी, ये मिलें इनकी क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। ठीक है, और क्या रहा है इंग्लैंड के पक्ष में? इंग्लैंड के पक्ष में और हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक साम्राज्य। और इस औपनिवेशिक साम्राज्य में साम्राज्य होने के कारण क्या रहा है? कच्चा माल, कच्चा माल प्राप्त हुआ और तैयार माल हेतु, तैयार माल हेतु बाजार। ठीक है, औपनिवेशिक साम्राज्य होने के कारण क्या, कच्चा माल इनको आराम से प्राप्त हो रहा है ना। भारत के संदर्भ में भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, भारत के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं अनऔद्योगिकीकरण काल की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से सारा कच्चा माल तो ये लेकर गए और तैयार माल इन्होंने क्या कर दिया है? तैयार माल ये यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ये। ठीक है, तो एक जो विशाल औपनिवेशिक जो साम्राज्य रहा है, इसके कारण भी हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लैंड की स्थिति है, इंग्लैंड की स्थिति ज़्यादा मजबूत रही है। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा और यदि अपने देखें तो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, ठीक है, रॉयल सोसाइटी जैसी संस्थाएं,
जैसी संस्थाएं, है ना, इनके कारण हम लोग देख रहे हैं कि आपके क्या रहा है, इन सारे कारणों के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ठीक है। बाकी जो देश है, बाकी देशों के पास में इतनी अनुकूलताएं नहीं है। फ्रांस के पास में जनसंख्या है, धन है, लेकिन राजनीतिक रूप से वहां स्थायित्व नहीं है। बाकी और जो देश थे, बाकी और देशों के पास में इस प्रकार की संभावनाएं कम थी। ठीक है। और एक हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक प्रारंभिक आविष्कार प्रारंभिक आविष्कार भी कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। इन सारे कारणों के कारण ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपके कहाँ रही है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत रही है। ठीक है। तो ये चीज